जीव विज्ञान अध्याय 4 मानव में भ्रूणीय परिवर्धन पार्ट 5 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अपरा का। अपरा जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लासेंटा कहते हैं। तो प्लासेंटा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी आता है। प्लासेंटा पर टिप्पणी, अपरा पर टिप्पणी। देखिए प्लासेंटा जो होता है, जैसे हमने इसके पहले बताया था पार्ट 2 में, फिर थ्योरी में बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के विभाजन के फलस्वरूप जो होता है उसमें ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण के बाद उसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनती है, एमनियोटिक झिल्ली बनती है, उसके नीचे एमनियोटिक सेल्स होते हैं, एमनियोटिक कोशिकाएं होती हैं। उस एमनियोटिक कोशिकाओं के और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के वह जो झिल्ली होती है उसके बीच जो भाग होता है उसे उसमें भरा होता है, उसे कहते हैं एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और उस एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक द्रव भरा होता है। तो फिर जब एमनियोटिक द्रव भरा होता है फिर उसकी कलाओं में विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप स्तरों का निर्माण होता है। तो जो गर्भाशयी स्तर होता है, एक्सोमेट्रियम, मीसोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 जो होता है गर्भाशयी स्तर बनते हैं। और इसी गर्भाशयी स्तर का जो निचला स्तर होता है एंडोमेट्रियम, इस एंडोमेट्रियम से भ्रूण उसकी कला द्वारा जुड़ जाता है। तो बात समझ गए कि अपरा क्या है। भ्रूण का गर्भाशय के आंतरिक झिल्ली से, मतलब भ्रूण जो होता है गर्भाशय के जिस झिल्ली द्वारा, आंतरिक झिल्ली जो होती है, जिस झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है उसे अपरा कहते हैं या प्लेसेंटा कहते हैं। तो ब्लास्टुला अवस्था तक तो भ्रूण गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता, तो कन्फर्म है, पिछले आप वीडियो में देख चुके हैं कि ब्लास्टुला अवस्था तक, देखिए मारुला से ही ब्लास्टुला बनता है। हमने उसके पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था मारुला जो है कि जब कोशिकाएं ऐसे विभाजित होती हैं तो इसकी गुहा को ये कोशिकाएं जो होती हैं भर देती हैं और भरने के बाद ये ठोस गेंद के समान हो जाती है। यही अवस्था क्या है, मारुला है। और जब यही कोशिकाएं इसके अस्तर का निर्माण करती हैं, किसका निर्माण, ब्लास्टोमियर्स का। ये ब्लास्टोसिस्ट है या इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर। तो देखिए ये अवस्था ब्लास्टुला है, ये इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोमियर है, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो यही कोशिका जो इसके परिधि में लगी तो अस्तर बनाई, बाह्य स्तर बनाई। तो ये बाह्य स्तर बनाई, यही एमनियोटिक तो मेम्ब्रेन है। अब यहाँ जो होती है कि ये ब्लास्टुला, क्या ब्लास्टुला में क्या भ्रूण का निर्माण हो रहा है, नहीं, गैस्टुला अवस्था आती है। गैस्टुला अवस्था में भ्रूण जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म। जब इन स्तरों का निर्माण हो जाता है तो इन स्तरों के निर्माण के बाद ही उसमें भ्रूण का निर्माण होता है और फिर उसके अंगों का भी धीरे धीरे क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये था कि ब्लास्टुला अवस्था तक जो होता है भ्रूण गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता है। इस समय तक क्या होता है, यह स्वयं पोषण के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि इसको पोषण चाहिए। तो पोषण जो होता है वो किससे मिला, उसके वीडियो पहले में क्या पढ़े थे कि जो एलेंटायस होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है, वो पोषण में सहायक होती है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जब ब्लास्टुला के बाद जो ब्लास्टुला गर्भाशय की दीवार में जब प्रत्यारोपित हो जाता है और उससे पोषण करने लगता है तो इस समय क्या होता है, फिर ब्लास्टुला के चारों ओर, अब इसके ब्लास्टुला के चारों ओर जो एक सतह का क्या होता है, विकास, उसी जो सतह बनती है इसी को कोरियान कहते हैं। अब ब्लास्टुला के ऊपर जो लेयर बना उसी को क्या कहेंगे, कोरियान कहेंगे। और कोरियान जो होती है भीतरी सतह पर एक झिल्ली, कोरियान की भीतरी सतह पर एक झिल्ली बन जाती है।
अब यहाँ पर कोरियान की जब भीतरी सतह पे एक झिल्ली बन जाएगी तो इस झिल्ली को क्या कहेंगे? एमनियॉन कहेंगे। मतलब बाहर कोरियान और भीतर एमनियॉन। अब कोरियान में असंख्य, अब देखिए ये एमनियॉन हो गया, ठीक, अब ये कोरियान हो गया, तो बाहर एमनियॉन, ये कोरियान। तो कोरियान में क्या होता है? असंख्य अंगुली के समान रचनाएं बन जाती। ये अंगुली के समान क्या है? अभी इसमें आप विलास पढ़े हैं, विलाई, तो ये अंगुली के समान रचनाएं बन जाती हैं। इन्हीं अंगुली के समान रचनाओं को कोरियानिक विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियानिक विलाई। ये अंगुली के समान जो रचनाएं होती हैं इसी को कोरियानिक विलाई कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो कोरियान होता है ये कोरियान है, कोरियान की भीतरी सतह पर एक झिल्ली बन जाती है। तो जब भीतरी सतह पर एक झिल्ली बन जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? एमनियॉन कहेंगे। अब यहाँ पे एक झिल्ली बन जाती है, इसे एमनियॉन कहते हैं। तो कोरियान में असंख्य अंगुली के समान जो रचना देख रहे हैं, ठीक, इसी को क्या कहते हैं? कोरियानिक विलाई कहते हैं। ये कोरियानिक विलाई है। और इन्हीं के जो कोरियानिक विलाई होते हैं, इन्हीं अंकुरों के द्वारा भ्रूण, अब भ्रूण जैसे एम्ब्रियो है ही है, तो भ्रूण कोरियन का संबंध जो होता है गर्भाशय की दीवार से हो जाता है। भाई जब वो बन जाएगा तो भ्रूण का जो होता है कोरियन का संबंध जो होता है गर्भाशय किससे हो जाएगा? दीवार से। अब इसका दीवार से देखिए संबंध हो गया भ्रूण के, ये भ्रूण है, भ्रूण के दीवार का संबंध हो गया। तो जो भ्रूण के दीवार का संबंध जब हो जाता है, गर्भाशय का जो अंतःस्तर होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, अंतःस्तर, तो अंतःस्तर जो एंडोमेट्रियम जब हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम के बन जाने पर ये अंकुर भी बन जाएंगे और ये गर्भाशय के भ्रूण के विलाई से जुड़ करके भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जो भ्रूण को जो झिल्ली गर्भाशय की दीवार से जोड़ती है उसी को अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। मतलब जो झिल्ली भ्रूण को विलाई से परस्पर जुड़कर गर्भाशय की दीवार से जोड़ देते हैं उसी को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं या प्लासेंटा कहते हैं। तो अपरा जो होती है, अपरा के जो अंकुर होते हैं एक गर्भाशय की दीवार में क्या होते हैं? धंस जाते हैं, ठीक है। तो जब ये गर्भाशय की दीवार में धंस जाएंगे तो अंकुर जो होता है, ये अंकुर, ये विलाई, ये अंकुर जो होता है गर्भाशय की रक्त कोशिकाओं से पोषण, ये पोषण पदार्थ जो होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। तो अब भ्रूण जो होता है अपने जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं विस्तरण द्वारा माँ के रुधिर में, इसके माँ के रुधिर में वहाँ पहुँचा देगा। तो जब माँ के रुधिर पहुँचा देगा तो जो एमनियॉन जो झिल्ली होती है, एमनियॉन झिल्ली, अब एमनियॉन झिल्ली के भीतर जो होता है जो द्रव भरा होता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं, इसी एमनियोटिक द्रव में इसी एमनियोटिक द्रव में क्या होता है कि भ्रूण गर्भावस्था में क्या होता है? तैरता रहता है। अब इसमें जो होते हैं एमनियोटिक द्रव में भ्रूण क्या होगा? गर्भावस्था में तैरता रहता है। तो देखिए प्लासेंटा के बन जाने के बाद जब प्लासेंटा बन जाता है तो इसमें नाभि रज्जु बन जाते हैं, जिसे अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं, नाभि रज्जु बन जाती है। तो नाभि, ये नाभि है, ये नाभि रज्जु बन जाएगी, ये नाभि रज्जु है, इसको कहते हैं प्लासेंटल कार्ड भी कहते हैं, अपरा रज्जु या नाभि रज्जु कहते हैं। तो नाभि रज्जु का एक सिरा भ्रूण की नाभि से, अब देखिए ये भ्रूण की नाभि से जुड़ा है, ये भ्रूण की नाभि से जुड़ा है एक सिरा, और दूसरा अपरा के मध्य भाग से जुड़ा है। दूसरा किससे जुड़ा है? अपरा के मध्य भाग से जुड़ा हुआ है। ये एक जो होता है भ्रूण के, देखिए सिरे से जुड़ा नाभ से, और दूसरा अपरा के मध्य से जुड़ा होता है। तो इस नाभि जो नाल में क्या होता है कि जब नाभि नाल में धंसने लगती है तो ये धंसने वाला भाग क्या होती है? सिराएं होती हैं। तो धमनी जो होती है ये माँ का शुद्ध रक्त जो होता है
धमनी के द्वारा माँ का शुद्ध रक्त होता है वो किस में जाता है? प्लासेंटा में जाता है। भाई अब उसको तो रुधिर सप्लाई चाहिए, तो धमनी द्वारा माँ का शुद्ध रुधिर किसको जाएगा? प्लासेंटा को जाएगा। तथा सीरा द्वारा भ्रूण का अशुद्ध रक्त प्लासेंटा में शुद्ध होने के लिए आता है। तो एक तो माँ के द्वारा आया धमनी का शुद्ध रक्त, और दूसरा अशुद्ध रक्त प्लासेंटा में शुद्ध होने के लिए वहाँ से आता है। तो भ्रूण जो होता है ब्लास्टुला से जन्म तक पोषण दूसरी क्रियाओं को माँ से ही पूरा करता है, क्योंकि उस तरह से इसमें पूरा जो होता है ब्लड कैपिलरीज डेवलप नहीं होती। तो जब ब्लास्टुला से जन्म तक जो पोषण होता है वो दूसरी क्रियाओं के माँ से ही पूरा करता है, इसी को माँ के द्वारा ही पोषण मिलते हैं। जो शुद्ध रुधिर होता है वो भी आता है, अशुद्ध रुधिर के लिए वो भी आता है। तो इस तरीके से वह उससे पोषण करता है माँ के द्वारा। अब इसमें ये होता है कि अपरा के जो कार्य होते हैं, अपरा कार्य में क्या होता है? देखिए अपरा जो होता है पोषक तत्वों को गर्भ में पहुँचाता है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं ब्लड के माध्यम से गर्भ तक पहुँचाता है। दूसरा होता है कि O2 जैसे CO2 है, O2 है, तो माता जो के बीच जो गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है, तो माता के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान करता रहता है, अर्थात श्वसन में क्या होता है? सहायक। तीसरा होता है उत्सर्जन, मतलब पोषण में सहायक हुआ, श्वसन में सहायक हुआ, उत्सर्जन में सहायक हुआ। ठीक है, तो ये जो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और तीसरा जो होता है इसमें चौथा जो होता है कि इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, मतलब जो अपरा झिल्ली होती है विभिन्न रोगों से भ्रूण की क्या करती है? सुरक्षा करती है। और इसके साथ साथ जो माता के संक्रमित होने पर जो विषाणु में भी जो गर्भ पहुंच जाते हैं, तो उनसे क्या करती है कि रक्षा करती है। तो अब देखिए हार्मोन्स का जो स्राव होता है, जैसे गर्भकाल में क्या होता है? प्लासेंटा से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन GTH, कोरियोनिक जो होता है हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, उसका क्या होता है? स्राव होता है। तो गर्भकाल में प्लासेंटा से कोरियोनिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स और क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या होता है? स्राव होता है। तो इससे जो होता है शिशु का जो होता है विकास भी होता है। विकास के साथ साथ पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रतिरक्षा और रोगजनकों का जो परिवहन होता है ना, उससे जो होती है ये सुरक्षा करती है। तो ये अब इसके बाद देखिए ये टॉपिक तो ख़त्म होता है। इसी में एक हम बता देते हैं प्रसव पूछा जाता है। प्रसव होता है, तो देखिए प्रसव क्या है? अंतिम जो रजोधर्म होता है, अंतिम रजोधर्म के प्रथम दिन, मतलब अंतिम रजोधर्म के प्रथम दिन से 40 सप्ताह, 7 चौक 28, 280 दिन इसका मतलब हो गया। 40 सप्ताह ब्रेकर में लिख देते हैं 280 दिन बाद जो होता है, बाद इसका मतलब 9 महीना, अर्थात क्या हो गया? अर्थात 9 माह तक गर्भावस्था क्या होती है? पूरी हो जाती है। गर्भावस्था ये पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो अब जब ये पूर्ण हो जाएगी तो गर्भाशय की जो पेशियाँ होती हैं, जिसे फीटस कहते हैं, उसमें संकुचन के कारण दबाव होने लगता है। तो पूर्ण विकसित जो फीटस होता है ना, अपरा होती है, उसमें उसकी गर्भाशय की पेशियों में क्या होता है? संकुचन। तो अब यहाँ लिख देते हैं पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पे पूर्ण विकसित
पूर्ण विकसित जो फीटस होता है, फीटस, तो फीटस जो होती है पूर्ण विकसित फीटस, उसकी पेशियों के संकुचन, फीटस गर्भाशय जो पेशियां होती हैं, संकुचन के कारण क्या होता है? उत्पन्न दबाव के प्रभाव से, उत्पन्न दबाव के प्रभाव से गर्भाशय अब देखिए, अंतिम रजोधर्म के प्रथम दिन से अर्थात 280 दिन बाद या 9 महीने तक गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है। तो पूर्ण विकसित जो गर्भाशयी पेशियां होती है, जिसे फीटस कहते हैं, उसकी पेशियों में क्या होता है? संकुचन होता है। और उस संकुचन के कारण क्या होता है? दबाव उत्पन्न होगा। तो दबाव के प्रभाव से गर्भाशय जो होती है बाहर आ जाता है। क्या होता है? बाहर आ जाता है। गर्भाशय जो होता है ये बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है। तो अब जैसे बाहर तो आ गया, लेकिन यह गर्भाशय से नाभि नाल द्वारा क्या होता है? आ जाता है। लेकिन यह गर्भाशय से नाभि नाल द्वारा क्या होता है? जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है। तो जब जुड़ा रहेगा तो इसी धागे को ब्लेड, निर्जमीकृत ब्लेड होती है, स्टेलाइज ब्लेड होती है ना, तो इसे पहले धागे से बांध देंगे, बांध करके इस नाल को क्या करेंगे? काट देंगे। तो फिर जब काट देंगे तो काटने के बाद जो होता है, यह एमनियन, कोरियन, अपरा, ये सब भी गर्भाशय से क्या होते हैं? प्रसव के बाद जो होता है कुछ दिनों बाद ये भी बाहर आ जाते हैं और इस तरह से प्रसव हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए अगला जो होता है, प्रसव में जो हार्मोन्स होती है, प्रसव में हार्मोन्स की भूमिका क्या होती है? प्रसव में हार्मोन्स की भूमिका, हार्मोन की भूमिका, ये प्रसव में हार्मोन की भूमिका जानते क्या है? कि देखिए, हम जब आप 10 में भी पढ़े होंगे, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि में पश्च पिंड के द्वारा 2 ही हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक होता है वैसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड, पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित जो होता है हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन होता है, प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्या करता है कि प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों में संकुचन गति को प्रेरित करता है, संकुचन गति को प्रेरित करता है, अर्थात प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है, प्रेरित करता है। ये प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है। ठीक। और अब जब प्रसव पीड़ा को बढ़ाएगा तो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित, कौन? कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम से जो होता है स्रावित, रिलैक्सिन से स्रावित रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन्स ये क्या था? प्रसव के समय सर्विक्स तथा श्रोण मेखला के लिगामेंट जो होते हैं उनको शिथिल करता है,
जिससे क्या होता है, प्रसव के समय शिशु को जन्म लेने में क्या होती है, सुविधा होती है, मतलब फैला देता है। तो अब जब सर्विक्स हो जाएगी, देखिए जो श्रोणि मेखला होती है, श्रोण मेखलाएँ जो होती है उसमें अपूर्ण संधि होती है, पूर्ण संधि नहीं होती, दोनों प्रसव में फैलते हैं। तो श्रोण मेखला के जब लिगामेंट को रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है शिथिल कर देता है, ठीक, रिलैक्सिन हार्मोन किसको शिथिल करेगा, श्रोणि मेखला के लिगामेंट को क्या करता है, शिथिल कर देता है, ढीला कर देता है, शिथिल कर देता है ये, जिससे प्रसव होने में सुविधा रहती है, ठीक। अब देखिए अगला है दुग्ध श्रावण टॉपिक है, दुग्ध श्रावण। ये दुग्ध श्रावण, अब देखिए दुग्ध श्रावण क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, इसमें क्या होता है कि कौन कौन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और कौन सा है, एस्ट्रोजन। स्त्री में एस्ट्रोजन होते हैं, पुरुषों में एंड्रोजन होते हैं, ANDRO, और स्त्री में क्या होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स, तो इनके प्रभाव से क्या होता है कि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि से जो होता है कि जब स्तन ग्रंथियों की वृद्धि हो जाएगी तो प्रोलैक्टिन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर, इसके हम फिर से सुन लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से स्तन ग्रंथियाँ में वृद्धि हो जाती है, अर्थात आकार में बड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होती है, आप देखिए उसमें फिर पीयूष ग्रंथि आ गया, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में 7 हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे कि हम बता देते हैं सातों हार्मोन्स। एक होता है ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, दूसरा होता है STH सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, तीसरा होता है TH थायरोट्रोपिन हार्मोन, चौथा होता है GTH गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, पांचवा होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, छठवां होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और सातवां होता है PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है उसके प्रभाव से शिशु के जन्म होने के लगभग 24 घंटे के अंदर उन स्तनों से दुग्ध का क्या हो जाता है, श्रावण शुरू हो जाता है। तो शुरू में वक्ष से कोलेस्ट्रम का स्राव शुरू होता है, शुरू में वक्ष से क्या होता है, कोलेस्ट्रम का स्राव होता है, मतलब दूध जो होता है पीले रंग का होता है, जिसमें जो होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन, हम लिख देते हैं दुग्ध में ग्लोबुलिन प्रोटीन की मात्रा क्या होती है कि मात्रा अधिक होती है और इसमें माता की एंटीबॉडीज भी होती है, इसमें माता की क्या होती है, माता की एंटीबॉडीज होती है जो नवजात शिशु को संक्रमण से सुरक्षा
करती है। तो यही जो दुग्ध होता है, इसी दुग्ध को क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। इसी दुग्ध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह पीले रंग का होता है। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आगे अगले वीडियो में आप देखेंगे, वो जनन स्वास्थ्य है। धन्यवाद।